हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी दिमाग से। हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय इतिहास के बारे में। भारतीय इतिहास से रिलेटेड आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को। भारतीय इतिहास में हम कहाँ से पढ़ेंगे, तो आज से जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत के बारे में। आधुनिक भारत से रिलेटेड आपके जो जो क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूरोपियों का भारत में आगमन कब से होता है। सबसे पहले कौन आए थे भारत में, उसके बाद कौन आए, इनकी कंपनियों की स्थापना कब हुई, सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिटेल में क्लियर करेंगे। तो सभी जल्दी से तैयार हो जाइए, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। तो आइए देखते हैं सबसे पहले भारत आने वाले कौन थे। सबसे पहले जो भारत आए थे वो थे पुर्तगाली। ये पुर्तगाल से आए थे इसलिए इन्हें पुर्तगाली कहा जाता है। पुर्तगाल के बाद कौन आए थे, तो वो थे डच। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, डच के बाद यहाँ पर अंग्रेज आए थे, अंग्रेज के बाद फिर यहाँ पर फ्रांसीसी आए थे। आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। ठीक है, कि जब पुर्तगाल यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ पर कंपनियों की स्थापना कैसे की, पुर्तगाली व्यक्ति वो कौन था जो यहाँ पर आया, कौन कौन किस तरह से, इन्हीं से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक तो पुर्तगाली जब हमारे यहाँ आए, उसके बाद डच कब आए, इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना कब की, अंग्रेज कब आए, इन्होंने यहाँ पर किस तरह से शासन किया, और फ्रांसीसियों का यहाँ पर आने पर क्या क्या चीज़ें हुई थी। तो उन सब चीज़ों के बारे में आज हम क्लियर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एक एक करके इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कब आए थे और इन्होंने यहाँ पर क्या क्या किया। तो सबसे पहली बात तो जो ये लोग यहाँ पर आए थे भारत में, ये एक व्यापारी के रूप में आए थे, यहाँ से व्यापार करने के लिए। कहाँ से, भारत से। ठीक है, भारत में आए थे यहाँ से व्यापार करने के लिए, और फिर व्यापार करने के साथ साथ यहाँ पर ये राजनीतिक गतिविधि भी इन्होंने स्टार्ट कर दी थी। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पुर्तगालियों का आगमन यहाँ पर कब हुआ, ये कैसे आए, किस रास्ते से आए, भारत कब पहुँचे, इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पुर्तगाली भारत कब आए। तो देखिए, भारत के साथ यूरोप का व्यापार पहले भी होता था, प्राचीन काल से ही होता आ रहा था, लेकिन बीच में कस्तूतुनिया पर तुर्कियों का अधिकार हो गया था, तो उस समय यहाँ पर ये व्यापार बंद हो गया था, तो वहाँ से डायरेक्ट नहीं हो रहा था। तब जो है यहाँ पर यूरोपीय लोगों ने भारत के साथ व्यापार करने के लिए समुद्री रास्तों का खोज करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले जो यूरोप में गए थे, यूरोप से गए थे, वो थे कोलंबस। ठीक है, कोलंबस जो है ये 1492 में भारत की खोज करने के लिए निकले थे। तो ये भारत की खोज करते करते अमेरिका की खोज इन्होंने कर ली थी। ठीक है, गलती से इन्होंने अमेरिका की खोज कर ली थी 1492 में। ठीक है, इसके बाद फिर एक पुर्तगाली व्यक्ति थे वास्को डिगामा, ये निकले थे 1498 में भारत की खोज के लिए। ये जो निकले थे इनके पास एक मैप था, जिस रास्ते से उन्हें वहाँ तक जाना था, तो उन्हें पता नहीं था कि भारत कहाँ पर है, लेकिन कुछ रास्ते का उन्हें पता था, जैसे कि कैप ऑफ गुड होप। इस मार्ग तक पहुँचने के लिए उनके पास एक मैप था। ये मैप इनके पास कहाँ से आया था या इस रास्ते की खोज किसने की थी, तो ये आप जानिएगा कि 1488 में एक व्यक्ति था बार्टोलोम्यो। ठीक है, इनके द्वारा कैप ऑफ गुड होप मार्ग की खोज की गई थी। वहाँ पर इन्होंने इस मार्ग को खोजा था और यहाँ का मैप बनाया था। तो जो पुर्तगाली वास्को डिगामा थे, उन्होंने इस मैप को ही लेकर के कैप ऑफ गुड होप के मार्ग से जाते हुए भारत की खोज करने के लिए ये निकले थे। तो पुर्तगाली वास्को डिगामा कब निकले थे भारत की खोज में, अगर ये डेट आप याद रखेंगे तो आपको याद रखना है 1498 में। ठीक है, 1498 में वास्को डिगामा भारत की खोज में निकले थे। ठीक है, तो ये कौन से मार्ग से होते हुए गए थे, हम मैप में देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, जो सर्कल के अंदर है उसे देखेंगे कि ये है सर्कल में जो आपको दिख रहा है, ये पुर्तगाल है। ठीक है,
पुर्तगाली जिस रास्ते से होते हुए गए थे, कैप ऑफ गुड होप इसे कहते हैं, वो मार्ग भी आप देख पा रहे होंगे दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी कोने पर है, ठीक है। कैप ऑफ गुड होप, इसी मार्ग से होते हुए पुर्तगाली भारत की ओर गए थे। फिर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भारत भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसी मार्ग से ये होते हुए पुर्तगाल से निकले थे और कैप ऑफ गुड होप होते हुए फिर ये भारत में पहुंचे थे, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि वास्को डी गामा 1498 में भारत की खोज के लिए निकले थे और ये जो है कौन से मार्ग से होते हुए गए थे, तो वो मार्ग आपको याद रखना है कैप ऑफ गुड होप। तो इम्पॉर्टेंट है, आप ये याद रखना, ठीक है। इस नाम को आप याद रखेंगे कि इसी मार्ग से वो होते हुए गए थे, जैसा कि आप मैप में देख चुके हैं, ठीक है। तो कैप ऑफ गुड होप के रास्ते होते हुए, ये कैप ऑफ गुड होप कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी कोने में, ठीक है। तो ये यहाँ से निकले, कैप ऑफ गुड होप पहुँचे। तो वहाँ जब पहुँचे तो इन्हें पता नहीं था कि भारत कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। खोजने के लिए निकले थे, समुद्री मार्ग से खोज रहे थे कि हम भारत को पा सकते हैं, वहाँ से व्यापार कर सकते हैं। व्यापार करना इनका मुख्य उद्देश्य था, तो इसलिए ये निकले थे। तो जब कैप ऑफ गुड होप पहुँचे तो वहाँ पर उन्हें एक गुजराती मछुआरा मिला। उसका नाम था, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है फिर भी बता दे रहे हैं, कि उसका नाम था अब्दुल मजीद, ठीक है। ये गुजरात का था, मछुआरा था एक व्यक्ति, जिससे ये कैप ऑफ गुड होप में मिले थे। कौन, वास्को डी गामा, ठीक है। जब ये इस व्यक्ति से मिले तो इससे इन्होंने कहा कि आप मुझे भारत तक छोड़ दीजिए, भारत कहाँ मिलेगा या भारत तक पहुँचने के लिए मार्ग क्या है। तो जो है वास्को डी गामा को जो भारत लेकर के गए या किसके साथ गए थे, ये भी आप याद रखेंगे। तो उनका नाम था अब्दुल मजीद, ये एक गुजराती मछुआरा था। तो ये ही जो है वास्को डी गामा को भारत लेकर के जाता है, ठीक है। तो क्योंकि ये गुजरात का ही था, भारत से ही था, तो इसके द्वारा जो है पहले ही भारत में वहाँ पर जो शासक थे उनको खबर पहुँचा दी गई थी कि हमारे यहाँ एक व्यापारी व्यक्ति आ रहा है, ठीक है। तो उन तक ये खबर पहुँच गई थी। तो जब वास्को डी गामा अब्दुल मजीद के साथ भारत जा रहा था तो ये भारत में कहाँ पर पहुँचा, किस जगह पर पहुँचा, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि भारत में ये पहुँचा था पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पर ये पहुँचा था इसके साथ, ठीक है। कालीकट बंदरगाह पर ये उतरा था, जो कि पश्चिम में है भारत के, ठीक है। वहाँ पर ये पहुँचा था और यहाँ के राजा उस समय थे जमोरिन, ठीक है। तो इन जमोरिन को पहले ही खबर हो चुकी थी कि हमारे यहाँ एक व्यापारी आ रहा है। तो जमोरिन के द्वारा कालीकट पर जब वास्को डी गामा पहुँचे तो इनका भव्य यहाँ पर स्वागत किया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे कि जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा था कालीकट बंदरगाह पर तो किसके द्वारा उसका स्वागत किया गया था, तो आप याद रखेंगे कालीकट के राजा थे जमोरिन और इन्होंने इनका भव्य यहाँ पर स्वागत किया था, ठीक है। अब मेन चीज़ ये है कि वास्को डी गामा यहाँ पर करने क्या आए थे, इनका उद्देश्य क्या था। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि इनका जो प्रमुख उद्देश्य था वो भारत के साथ व्यापार करना और ईसाई धर्म का प्रचार करना था। ईसाई धर्म का प्रचार करना, ये इनके प्रमुख उद्देश्य थे, ठीक है। तो मेन उद्देश्य था व्यापार करना। तो जब वास्को डी गामा कालीकट पहुंचता है और जमोरिन से व्यापार के लिए बात करता है, तो जब इस बात की खबर अरबों को मिलती है, अभी अरब कौन है, अरब जो है ये भारत के साथ पहले से व्यापार कर रहे थे और जब इन्हें पता चलता है कि कोई हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए आया है, कोई यूरोपीय व्यक्ति या कोई पुर्तगाल व्यक्ति यहाँ पर व्यापार करने के लिए आया है, तो वो इनका विरोध करते हैं। तो जो है जमोरिन इनका साथ देते हैं, किसका, वास्को डी गामा का। जब अरबों द्वारा जब इनका विरोध किया जाता है तब जमोरिन इनका साथ देते हैं और इन्हें यहाँ से मसाले, कुछ दवाइयाँ ले जाने की इजाज़त देते हैं, ठीक है। उसके बाद वास्को डी गामा यहाँ से कुछ सामान लेकर के, मसाले वगैरह लेकर के वापस जाते हैं पुर्तगाल। फिर जब वे वापस पुर्तगाल जाते हैं तो वहाँ पर जाकर के वो इन सामानों को बेचते हैं। तो जब वो इन सामानों को बेचते हैं तो उन्हें 60 गुना इसका लाभ देखने को मिलता है।
और फिर उसके बाद वहाँ पर ये बताते हैं कि ये सामान मैं भारत से लेकर के आया था और भारत जाने का रास्ता ये है। तो पहली बार जिस व्यक्ति ने समुद्री मार्ग से भारत की खोज की थी तो वो आप याद रखेंगे वास्को डी गामा थे। ठीक है, इनके द्वारा ये खोज की गई थी और तब ही जब ये वापस गए पुर्तगाल तब अदर लोगों को पता चला कि इस मार्ग से भारत तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, तो जब ये बात वहाँ पता चली तो उसके बाद 1500 ईस्वी में एक व्यक्ति और आए जो कि पुर्तगाल से ही थे। उनका नाम अगर हम देखें तो उनका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ठीक है, ये जो है 1500 ईस्वी में आए थे। ठीक है, ये यहाँ पर आए, इन्होंने भी यहाँ पर व्यापार किया, यहाँ से कुछ सामान लेकर के वापस वहाँ गए और वहाँ पर बेचा, तो इन्हें भी काफ़ी लाभ वहाँ पर दिखाई दिया। इसके बाद फिर दोबारा वास्को डी गामा आए 1502 में। ठीक है, तो दूसरी बार जब वास्को डी गामा भारत आए तो वो आप याद रखेंगे कब आए थे, 1502 में। 1502 में दोबारा वास्को डी गामा भारत आए। ठीक है, फिर यहाँ से सामान लेकर के गए। तो इस तरह से बार बार आने जाने से जो रास्ता तय करना पड़ रहा था वो बहुत लंबा रास्ता था। इन्हें लाभ तो हो रहा था, लाभ काफ़ी हो रहा था, 60 गुना लाभ हो रहा था, लेकिन वहाँ से आने जाने में काफ़ी लंबा रास्ता पड़ रहा था। तो इस वजह से जो पुर्तगाल के तत्कालीन शासक थे प्रिंस हेनरी, उन्होंने एक वायसराय नियुक्त किया और पुर्तगाल का वायसराय बना करके भारत भेजा। तो कब भेजा था उसे, तो यहाँ आप याद रखेंगे 1505 में जो भारत के प्रथम वायसराय बन करके आए थे, जो कि प्रिंस हेनरी के द्वारा भेजे गए थे, उनका नाम था फ्रांसिस्को द अल्मेडा। फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ठीक है, ये भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर के आए थे 1505 में। ठीक है, इसके साथ ही जब वास्को डी गामा दोबारा यहाँ पर आए थे तो अरबों द्वारा इनका विरोध किया ही जा रहा था, तो इस वजह से 1503 में यहाँ पर इनके द्वारा पहली जो है अपनी कोठी स्थापित की गई थी कोच्चि में। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर अपनी कोठी स्थापित की थी जिसमें कि जमोरिन ने इनकी सहायता की थी यहाँ पर आने में, यहाँ पर रहने के लिए और व्यापार करने के लिए। तो इसी के साथ 1505 में फ्रांसिस्को द अल्मेडा प्रथम वायसराय बनकर के आए थे पुर्तगाल के। ठीक है, और यहाँ पर उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ टाइम ये रहे थे, उसके बाद ये जो है अदर जगह पर भी अपनी कोठियाँ स्थापित कर रहे थे और यहाँ से व्यापार कर रहे थे। तो इसी के साथ 1509 में जैसा कि अरबों द्वारा यहाँ पर विरोध किया जा रहा था, तो 1509 में एक युद्ध हुआ था जिसमें कि फ्रांसिस्को का बेटा था एक, वो यहाँ पर मारा गया था 1509 में। फिर 1509 में फ्रांसिस्को अल्मेडा के बाद दूसरे वायसराय आए पुर्तगाली जो कि भारत आए थे, वो आए थे कब, 1509 में। ठीक है, 1509 में सेकंड वायसराय जो आए थे उनका नाम था अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क। ठीक है, ये कब आए थे, 1509 में आए थे। वास्तविक रूप से अगर कहा जाए कि पुर्तगालियों का भारत में साम्राज्य जो स्थापित किया गया या यहाँ पर जो अधिकार जमाया गया, तो वास्तविक रूप से अगर हम देखें तो वो अल्फांसो द अल्बुकर्क को ही माना जाता है। आए तो वैसे 1505 में थे अल्मेडा, ठीक है, लेकिन ये 1509 तक यहाँ पर रहे थे और यहाँ पर इन्होंने कुछ कोठियाँ स्थापित की थी, लेकिन इन्हें वास्तविक रूप से पुर्तगाली साम्राज्य का स्थापक नहीं माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि वास्तविक पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तब यहाँ पर आप याद रखेंगे अल्फांसो द अल्बुकर्क। ठीक है, क्यों इन्हें यहाँ पर वास्तविक माना जाता है, तो यहाँ देखते हैं हम
जब अल्फांसो द अल्बुकर्क यहाँ पर आए तो इन्होंने, ये कब आए थे? 1509 में आए थे और 1510 में इन्होंने गोवा को अपने अधीन कर लिया था। कैसे? 1510 में बीजापुर के सुल्तान थे, बीजापुर के शासक थे उस समय यूसुफ आदिल शाह। ठीक है, तो यूसुफ आदिल शाह को इन्होंने हराया और उनसे गोवा को छीन लिया। ठीक है, यूसुफ आदिल शाह को हराया किसने? अल्बुकर्क ने 1510 में, जो कि बीजापुर के शासक थे, और इनसे जो है गोवा को छीन लिया और गोवा को छीन करके गोवा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ठीक है, यहाँ पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसी तरह से गोवा पर तो इन्होंने केंद्र से बिंदु बनाया, यहाँ से ये अधिकार करने लगे और इसी तरह से अन्य जगह पर भी, अन्य भी क्षेत्रों में ये लोग अपना अधिकार जमाते गए। ठीक है, तो इस तरह से जो मेन माना जाता है वास्तविक पुर्तगाली संस्थापक जो थे वो थे अल्बुकर्क। साथ में अल्बुकर्क ने यहाँ पर विवाह नीति भी अपनाई थी कि पुर्तगालियों की शादी जो है वो भारत के लोगों से करके अपना अधिकार और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते थे और साथ में ईसाई धर्म का ये प्रचार कर रहे थे यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से अल्बुकर्क जब यहाँ पर आए थे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं कि वास्तविक पुर्तगाली संस्थापक कौन थे। तो आप याद रख सकते हैं अल्बुकर्क भारत में वायसराय बनकर के कब आए थे? तो 1519 में आए थे। ठीक है, वायसराय बनकर के आए थे, 1509 में आए थे और ये सेकंड वायसराय बनकर के आए थे पुर्तगाल के। ठीक है, ये जब यहाँ आए थे तो यहाँ पर इन्होंने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हरा करके उनसे गोवा छीन लिया था और यहाँ पर अपना अधिकार जमा लिया था। ठीक है, तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद फिर आते हैं 1529 में तीसरे वायसराय। 1529 में इनके द्वारा फिर यहाँ पर शासन चलता रहता है और ये अलग अलग क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमाते चलते हैं। इसके बाद 1529 में आते हैं नीनो द कुन्हा। ये यहाँ के थर्ड पुर्तगाली वायसराय बनकर के आते हैं। ये क्या करते हैं? इनके द्वारा जो है 1530 में कोच्चि से बदलकर गोवा को राजधानी बना ली जाती है। ठीक है, तो पहले जो इनकी राजधानी थी, जो कि अल्बुकर्क ने अपनी राजधानी बनाई थी, किसको? कोच्चि को। अल्बू ने अपनी राजधानी कोच्चि को बनाई थी और उसके बाद जब यहाँ पर नीनो दी कुन्हा यहाँ पर आए थे वायसराय बन करके, तब इन्होंने कोच्चि से बदल करके अपनी राजधानी गोवा को बना ली और यहाँ से ये अपना अधिकार जमाने लगे। ठीक है, फिर अलग अलग क्षेत्रों में इनका अधिकार ऐसे ही चलता रहा और इसी के साथ एक जो मेन क्वेश्चन बनता है वो आप याद रखेंगे कि जब पुर्तगाली यहाँ पर आए थे तो ये यहाँ से व्यवसाय कर रहे थे। इन्होंने यहाँ पर जो इनके लिए कुछ श्रेय जाते हैं, जैसे कि हम याद रख सकते हैं तंबाकू। ठीक है, तंबाकू का, काली मिर्च, ठीक है, और लाल मिर्च, तंबाकू, काली मिर्च, लाल मिर्च, इनकी खेती करने का जो मेन श्रेय जाता है वो पुर्तगालियों का ही जाता है। वो यहाँ पर आए तो इन्होंने ही यहाँ पर इन सब चीज़ों की खेती करने का जो है वो स्टार्ट की थी। ठीक है, इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है 1556 का। इसके बाद आता है 1556। 1556 में गोवा में, कहाँ पर? गोवा में 1556 में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना होती है। प्रिंटिंग प्रेस,
और ये जो प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया जाता है इसका श्रेय भी पुर्तगालियों को ही जाता है। किसको जाता है? पुर्तगालियों को। जब पुर्तगाली यहाँ पर अपना अधिकार जमा रहे थे तो उस समय पर 1556 की बात है जब यहाँ पर पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई थी। और कहाँ की गई थी? तो गोवा में की गई थी, जो कि उनकी राजधानी थी। किसकी? पुर्तगालियों की उन्होंने बना ली थी। तो वहाँ पर पुर्तगालियों के द्वारा पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का जो है वो स्थापना की गई थी। तो ये क्वेश्चन भी कई बार बनता है कि प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई थी, किस राज्य में हुई थी, किसके द्वारा की गई थी, ठीक है। और तंबाकू, काली मिर्ची, इन सब चीज़ों का श्रेय किन्हें जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए इससे आगे बात आती है कि जो हमारे यहाँ पुर्तगाली आए थे ये कब आए थे? 1498 में ये भारत आए थे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर एक धीरे धीरे करके पहले वास्को डी गामा आए, फिर पेड्रो आए और उसके बाद फिर दोबारा से ये आए। फिर इस तरह से यहाँ पर वायसराय नियुक्त करने लगे। फिर जो 1530 में कोच्चि से बदल करके गोवा को राजधानी बना दी गई थी, तब से लेकर के 1961 तक गोवा पर इनका अधिकार बना रहा। तो क्वेश्चन कई बार ये पूछता है कि सबसे पहले कौन आया था और सबसे लास्ट में कौन गया। तो यहाँ हम याद रखेंगे सबसे पहले जो भारत आए थे वो पुर्तगाली थे और जो सबसे लास्ट में भारत से गए वो भी पुर्तगाली ही थे, ठीक है। 1498 में ये आए थे और 1961 में जाकर के इन्होंने गोवा को आज़ादी दी थी। 1961 में ऑपरेशन विजन के तहत, ऑपरेशन विजन, ये गोवा के जो व्यक्ति थे उनके द्वारा लाया गया था अपने आप को स्वतंत्रता के लिए कि हमें जो है स्वतंत्रता चाहिए, हमें पुर्तगालियों से छुटकारा चाहिए। तो इसी के तहत, इस नीति के तहत जो है पुर्तगालियों ने गोवा पर से अपना अधिकार ख़त्म किया था। यहाँ से उनके जो है वो जब इन्होंने गोवा को आज़ादी दी थी उसके बाद जाकर के पुर्तगालियों का यहाँ से शासन खत्म हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे गोवा को आज़ादी कब मिली थी? 1961 में मिली थी। 1961 में ऑपरेशन विजन के तहत जो है पुर्तगाली यहाँ से गोवा को आज़ाद करके गए थे। और गोवा भारत का राज्य कब बना? अगर ये क्वेश्चन आए तो यहाँ पर आप याद रखेंगे 1987 में गोवा भारत का 25वां राज्य बना था। कौन से नंबर का राज्य था? गोवा 1987 में भारत का 25वां राज्य बना था, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई कि कब कब क्या क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि पुर्तगाली कब आए, प्रथम वायसराय कौन थे, दूसरे वायसराय कौन थे, तीसरे कौन थे, गोवा पर अधिकार कब किया गया और गोवा को कोच्चि से बदलकर राजधानी कब बनाई गई। सारी चीज़ें यहाँ पर हम क्लियर कर चुके हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब इन पुर्तगालियों का गोवा पर से अधिकार समाप्त होना कब आरंभ हुआ ये एक बार हम देखते हैं। यहाँ पर आप याद रखेंगे एक डेट है 17वीं शताब्दी में। फिर डच के आगमन के साथ इन पुर्तगालियों का एकाधिकार व्यापार खत्म होने लगा था, क्योंकि यहाँ पर फिर भारत में डच जो थे, जो कि नीदरलैंड के या हॉलैंड के निवासी कहलाते हैं, उनका भारत में आगमन हुआ। और वो जब भारत में आए वो भी इसी मकसद से आए थे यहाँ पर व्यापार करने के लिए। तो जब वो लोग यहाँ पर आए तो उसी के साथ पुर्तगालियों का जो भारत के साथ एकाधिकार व्यापार का जो चल रहा था, इनका एकाधिकार था भारत पर, वो समाप्त होने लगा, ठीक है। तो इसी के साथ ही फिर पुर्तगाली यहाँ से जाने लगे थे और 1661 में इन्होंने ये पूरी तरह से यहाँ से गए थे। अब जो डच थे 17वीं शताब्दी में जो डच आए थे, ये कैसे आए थे, कब आए थे, पहला व्यक्ति कौन था, इन्होंने कहाँ कहाँ पर अपनी फैक्ट्री स्थापित की, अपने कंपनियाँ कहाँ पर स्थापित की, इनसे रिलेटेड आपके जो जो क्वेश्चन बनते हैं उनको आगे अब हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं डच भारत कब आए। पुर्तगालियों के बाद जो आए थे वो डच थे, ठीक है। ये जो डच है ये हॉलैंड से आए थे,
ठीक है, ये डच हॉलैंड से आए थे। हॉलैंड को अब जो है कहा जाता है नीदरलैंड। ठीक है, जो हॉलैंड या नीदरलैंड में जो लोग रहते हैं उन्हें हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी कहा जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ पहली बार जो डच नागरिक आया था वो थे डेहस्तमान। ठीक है, ये डेहस्तमान जो भारत आए थे तो कब आए थे, ये आप याद रखेंगे 1596 में पहली बार ये भारत आए थे। ठीक है, तो डचों का भारत में आगमन कब हुआ था, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे 1596 में कौन आया था सबसे पहले, तो उनका नाम था डेहस्तमान। ठीक है, इसके बाद इन्होंने यहाँ पर ये किस उद्देश्य से आए थे, ये भी व्यापार करने के लिए ही आए थे, जैसे कि पुर्तगाली हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए आए थे, तो यहाँ पर ये भी व्यापार करने के लिए आए थे। तो इन्होंने 1602 में अपनी पहली कंपनी की स्थापना की थी। उस कंपनी का नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो डच की जो पहली ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की गई थी वो कब की गई थी, 1602 में। ठीक है, 1602 में इस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। इसके बाद ये लोग किस उद्देश्य से आए थे, तो व्यापार करने के लिए। यहाँ पर ये जो लोग व्यापार कर रहे थे इनका मेन फोकस था वस्त्रों के पर व्यापार। ठीक है, सूती वस्त्रों का इन्होंने यहाँ पर व्यापार करना आरंभ किया। जब हमारे यहाँ पुर्तगाली आए थे तो उन्होंने यहाँ से मसालों के व्यापार पर अधिक दिलचस्पी दिखाई थी और इन्होंने वस्त्रों के व्यापार, ठीक है, जो सूती वस्त्र होते हैं उनका इन्होंने यहाँ से व्यापार करना आरंभ किया। ठीक है, इसी के साथ 1605 की बात है। 1605 में इन्होंने यहाँ पर अपनी पहली कोठी या जिसे हम कह सकते हैं फैक्ट्री स्थापित की थी। कहाँ पर की थी, मसूलीपट्टम में। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों डेट्स को आप याद रखना कि 1602 में इन्होंने अपनी पहली कंपनी स्थापित की थी और 1605 में अपनी इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी या जिसे हम कोठी भी कह सकते हैं। ठीक है, पहली फैक्ट्री इन्होंने स्थापित की थी, मसूलीपट्टम में स्थापित की थी इन्होंने। ठीक है, इसके बाद फिर आगे चल करके इन्होंने 1610 में पुलिकट पर अधिकार कर लिया। कब किया था, 1610 की बात है जब इन्होंने पुलिकट पर अधिकार कर लिया था और यहाँ पर उन्होंने एक सिक्के चलाए थे जो कि सोने से निर्मित थे, जिन्हें हम कहते हैं स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के। ठीक है, तो इन सिक्कों का नाम दिया गया था पैगोडा सिक्के, जो कि सोने से निर्मित थे। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ महत्वपूर्ण डेट्स हैं कि डच कब आए थे, तो वो आप याद रखेंगे कि पहली बार 1596 में आए थे। कौन थे, उनका नाम क्या था, तो वो थे डेहस्तमान। 1602 में इन्होंने अपनी पहली कंपनी स्थापित की थी। मेन उद्देश्य था इनका व्यापार करना और वस्त्रों का व्यापार करना। इसी के साथ 1605 में इन्होंने मसूलीपट्टम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। अगर क्वेश्चन यहाँ पर पूछे तो आप याद रखेंगे मसूलीपट्टम में इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। 1610 में इन्होंने पुलिकट पर अधिकार जमा लिया और वहाँ पर स्वर्ण निर्मित सिक्के चलाए जिन्हें पैगोडा सिक्के कहा जाता है। ठीक है, इसी के बाद फिर आता है 1759 पर। 1759 में यहाँ पर हुआ एक बेदारा का युद्ध। ये जो बेदारा का युद्ध था इसे या फिर हम बरदरा का युद्ध भी कह सकते हैं। ये युद्ध जो है ये डच और अंग्रेजों के बीच हुआ था, डच और अंग्रेजों के बीच। तो जिस समय ये डच यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे, अपनी कंपनी, अपनी फैक्ट्री, अपनी कोठियों की स्थापना कर रहे थे, इस समय पर अंग्रेज भी भारत में, अंग्रेजों का भी आगमन हो चुका था। तो 1759 में
अंग्रेज और डचों के बीच में एक युद्ध होता है जिसे हम कहते हैं बेदरा या बरदरा का युद्ध। इस युद्ध में डचों की पराजय होती है। कौन हारते हैं? डच यहाँ पर हार जाते हैं और अंग्रेज यहाँ पर जीत जाते हैं। फिर यहीं से डचों का यहाँ से वापसी होती है और यहाँ पर जो अधिकार जमाना स्टार्ट करते हैं वो होते हैं अंग्रेज। ठीक है, तो डच कब आए थे और इनकी वापसी कब से हुई थी? तो ये आप याद रखें कि बेदरा के युद्ध से इनकी वापसी की शुरुआत हुई थी अंग्रेजों से, जब ये बुरी तरह से हार गए थे। ठीक है, और इनका आगमन जो हुआ था 1596 से हुआ था। इसके बाद डचों का यहाँ से वापसी होना स्टार्ट हो गया था और यहाँ पर अंग्रेजों की स्थापना, अंग्रेजों का जो अधिकार है उनकी शुरुआत हो गई थी। तो अंग्रेज कब से आए थे, इन्होंने यहाँ पर कौन कौन सी कंपनियाँ स्थापित की और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर वो लेकर के आए, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। पुर्तगाल से रिलेटेड और डच से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में आता है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जब हमारी आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए, करते रहिए, पढ़ते रहिए स्टडी दिमाग से।